आप अकबर के कौतुक और बीरबल की चतुराई के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको हंसी आए बिना न रहेगी। अकबर बीरबल के अन्य किस्सों के लिए यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक दिन बीरबल और अकबर की एकांत में बातें हो रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से रामायण की तर्ज पर शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह कौन बड़ी बात है। शाही रामायण मैं बनाकर आपको दिखलाऊंगा, परंतु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसमें 3 मास की देर लगेगी और रुपए भी काफी खर्च पड़ेंगे। इस समय में खर्च के रुपयों का ठीक ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि पहले फल कार्यारंभ के लिए मुझे 17,000 रुपए मिलने चाहिए। अकबर ने खजाने से 15,000 रुपए दिलाकर बीरबल को 3 मास की मोहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। वह रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान स्थान पर मौका देखकर कुआं खुदवाने का कार्यारंभ किया। इस प्रकार जब 2 मास समाप्त होकर तीसरा भी समाप्त होने पर आया तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। उसने बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर अकबर के पास पहुंचा। बीरबल बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम बाकी हैं जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपा कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। रामायण में श्री राम नायक थे। यहाँ नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं। इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए। बादशाह अकबर बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका बनाओ। बीरबल पुस्तक को लिए दिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात पूछा, रामायण काव्य की नायिका महारानी सीता जी को राक्षसराज रावण के घर रहना पड़ा था, इसलिए आप किसके घर रही हो। आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बीरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल गईं और उन्होंने अपनी दासी को आज्ञा देकर उस शाही रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर अकबर के पास आया और बेगम के द्वारा चिढ़कर शाही रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिए। अकबर बीरबल की कहानी हौस के अंडे। अकबर के 4 प्रश्न। अकबर बीरबल की कहानी। संदीप शाह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। वे तकनीक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यरत हैं। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के रहे संदीप तकनीक के नए आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक उपयोग को लेकर सदैव उत्सुक रहते हैं। हिंदी पथ के साथ जुड़कर वे तकनीक के माध्यम से हिंदी की उत्तम सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। संदीप का मानना है कि नए माध्यम ही हमें अपनी विरासत के प्रसार में सहायता पहुंचा सकते हैं। हौस के अंडे कहानी बीरबल की हाजिर जवाबी का उदाहरण है। इस कहानी में पढ़ें कि कैसे बीरबल कर देता है सबकी बोलती बंद। अन्य अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन बादशाह अकबर को बीरबल की हंसी उड़ाने की इच्छा जागृत हुई, अतएव उन्होंने बीरबल के आने के पूर्व ही बाजार से बहुत से मुर्गी के अंडे मंगाकर अपने दरबारियों को एक एक कर बांट दिए। केवल बीरबल ही खाली रह गया था। वह ज्यों ही दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह ने कहा, बीरबल, मैंने आज रात में एक अजीब सपना देखा है। उसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो मनुष्य इस हौज में डुबकी लगाकर एक अंडा मुर्गी का न निकाल लावे, उसे 2 बाप का समझना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी ही बाट देख रहा था।
बेहतर है कि सबकी बारी बारी से परीक्षा की जाए। देखें स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है। अकबर की अनुमति से सभी दरबारी हौज में डुबकी मारकर हाथ में एक एक मुर्गी का अंडा लेकर बाहर निकले। जब बीरबल की ओसरी आई तो वह हौज में डुबकी मारकर खाली हाथ निकला, परंतु उसके मुखारविंद से कुकड़ुकू का शब्द निकल रहा था। अकबर ने कहा, मियाँ बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? जल्दी दिखलाओ, बीरबल ने उत्तर दिया। गरीब परवर, तमाम अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच एक मैं ही मुर्गा हूँ। बेचारे दरबारी सहम गए और बादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आ गई। रवि प्रदोष व्रत कथा। शाही रामायण। अकबर बीरबल की कहानी। संदीप शाह। संदीप शाह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। वे तकनीक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यरत हैं। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के रहे संदीप तकनीक के नए आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक उपयोग को लेकर सदैव उत्सुक रहते हैं। हिंदी पथ के साथ जुड़कर वे तकनीक के माध्यम से हिंदी की उत्तम सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। संदीप का मानना है कि नए माध्यम ही हमें अपनी विरासत के प्रसार में सहायता पहुंचा सकते हैं। यह अकबर और बीरबल का एक और मजेदार और छोटा सा किस्सा है, जिसमें बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि का हमें परिचय मिलता है। पढ़ें यह लघु कथा और आनंद लें बीरबल की हाजिर जवाबी का। अन्य अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर बातें भी हो रही थीं। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत, इन छहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन है? दरबारियों में अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ बतलाया, परंतु उनका मतैक्य न हुआ। तब अकबर ने बीरबल से पूछे। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। पेट भरों को सभी ऋतुएं अच्छी होती हैं, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती हैं। सूरह यासीन की तिलावत। यासीन सूरह 36। रवि प्रदोष व्रत कथा। संदीप शाह। संदीप शाह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। वे तकनीक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यरत हैं। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के रहे संदीप तकनीक के नए आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक उपयोग को लेकर सदैव उत्सुक रहते हैं। हिंदी पथ के साथ जुड़कर वे तकनीक के माध्यम से हिंदी की उत्तम सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। संदीप का मानना है कि नए माध्यम ही हमें अपनी विरासत के प्रसार में सहायता पहुंचा सकते हैं। लड़ाई में जीत किसकी पुरानी शैली की रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल दूसर राजा की बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाकर जीत हार का निर्णय देता है। अन्य अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल के किस्से। एक दिन कहीं संग्राम में जाने के लिए उद्यत होकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, तुम बहुत ही बुद्धिमान हो और मुझे तुम्हारे तेज दिमाग पर पूरा भरोसा है। इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं कि आज की लड़ाई में किसकी जीत होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। यह बात मैं यहां से नहीं बतला सकता। हाँ, युद्ध का मैदान देखकर आपको बतला दूंगा कि कौन जीत हासिल कर सकता है और कौन नहीं। अकबर जब संग्रामांगण में पहुंचा तो फिर वही बात बीरबल से पूछी। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपकी ही जीत होगी। बादशाह अकबर बोले, यह तुमने कैसे जाना? बीरबल ने कहा, सरकार, मैं इससे कह रहा हूं कि आपका शत्रु हाथी पर सवार होकर आया है और हाथी एक मनहूस जानवर है। यहां तक कि वह अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने ही शरीर पर फेंका करता है और आप घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा बहादुर होता है, उसको लोग गाजी मर्द भी कहते हैं।
बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुए और लड़ाई में जीत होने पर उसे भरपूर इनाम दिया। बीरबल की चतुरता के किस्से तो मशहूर ही हैं। अकबर बीरबल की इस कहानी में बीरबल के उसी तेज दिमाग को दिखाया गया है जो बीमारी वगैरह से भी कभी धीमा नहीं होता था। पढ़िए यह रोचक कहानी और आनंद लीजिए। अन्य कहानियां पढ़ने के लिए कृपया यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियां। एक बार आश्विन के महीने में बीरबल बीमार पड़ा, जिस कारण वह महीनों दरबार में नहीं आया। एक दिन बादशाह को उसे देखने की इच्छा हुई। वह 2 कर्मचारियों के साथ उसके मकान पर गया। बीरबल बादशाह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसका कुम्हिलाया हुआ हृदयकमल कुछ खिलसा गया। अकबर बीरबल आपस में बड़ी देर तक वार्तालाप करते रहे। न बीरबल बादशाह अकबर को छोड़ना चाहता था और न बादशाह बीरबल को ही। बातचीत में कई घंटों का समय व्यतीत हो गया। इसी बीच बीरबल को पाखाना मालूम हुआ। ऐसी विवशता के कारण वह बादशाह से कुछ देर की मोहलत लेकर बगल की एक कोठरी में पाखाना फिरने गया। इस बीच बादशाह के जी में बीरबल के बुद्धि की परीक्षा की बात समाई। उसने ख्याल किया कि बीरबल महीनों से बीमार है, शायद उसकी चतुरता में कुछ कमी पड़ गई हो। जानना चाहिए कि अब यह कितना चतुर रह गया है। नौकरों द्वारा उसके पलंग के चारों पायों तले 4 कागज के टुकड़े रखवाकर अकबर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद बीरबल पाखाने से लौटकर आया और अपने पलंग पर लेट गया। बादशाह अकबर उसकी परीक्षा के अभिप्राय से इधर-उधर की बातें छेड़कर उसे झुलावा देने लगा। बीरबल एक तरफ बादशाह की बात सुनता जाता था, दूसरी तरफ किसी चीज की खोज में व्यस्त था। वह ऊपर नीचे इस प्रकार से देख रहा था मानो किसी चीज का अनुसंधान कर रहा हो। बादशाह ने उसकी उसक-पुसक का कारण पूछा। बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, जान पड़ता है कि यहाँ पर कुछ रक्कोबदल हो गया है। बादशाह अकबर अनजान सा मुंह बनाकर बोले, क्या रक्कोबदल हुआ है? बीरबल ने उत्तर दिया, मुझे मालूम होता है कि या तो इस मकान की दीवार कागज भर नीचे को दब गई है या मेरी पलंग एक कागज ऊंची हो गई है। बादशाह ने कहा, हाँ हाँ, अक्सर देखा जाता है कि बीमारी की दशा में निर्बलता के कारण लोगों के दिमाग में तुम्हारे समान ही फितूर आ जाता है। परंतु दरअसल में यह बात ठीक नहीं रहती। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बीमार हूं तो मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। बादशाह अकबर बीमारी में भी बीरबल की पहले ही सी चतुरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उससे असली भेद प्रकट कर दिया। एक दिन की घटना है कि बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में झूला झूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सभी ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था? वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। बीरबल हाजिर जवाब था।
उसे उत्तर प्रत्युत्तर करने में हिचकिचाहट नहीं होती थी, परंतु मौका देखकर काम करना बुद्धिमानों का काम है। बादशाह अकबर को अपने ऊपर बहुत नाराज देख वहां से वह तत्काल बाहर चला गया। बेगम को नजरबंद हुए जब बहुत दिन हो गए, तो एक दिन उसने अपने नजरबंदी के कष्टों से उबकर बीरबल को बुलवाया और उससे आजिजी कर बोली, बीरबल, आपकी मदद के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता। कोई तरकीब निकालकर मुझे इस निबिड़ कैद से मुक्त करो। मेरा जीवन असंभव हो रहा है। बीरबल ने कहा, दूसरे की वकालत वही कर सकता है जो निर्दोष हो। मैं तो खुद ही तुम्हारे दोष में शामिल हूं। तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? बीरबल की बेटी ने कैसे निकाला बैल का दूध, जिससे उड़ गए अकबर के होश। बैल का दूध। बेगम बीरबल को भली भांति जानती थी, अतएव उसकी बात बीच में ही काटकर बोली, बीरबल, तुमको मैं भली भांति जानती हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि चाहे बादशाह अकबर तुमसे भले ही नाखुश हों, परंतु उनको मना लेना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। बेगम की इस युक्तिसंगत बात को सुनकर बीरबल खुश हो गया और उसने कार्यसाधन के निमित्त 10,000 रुपये की मांग पेश की। उसे तत्क्षण 10,000 की थैली समर्पण की गई। बीरबल ने घर पहुंचकर एक सुनार को बुलवाया। वह अपने काम का बड़ा पक्का था। बीरबल उसको रुपए की एक थैली देकर बोला, सेठ जी, मुझे मोती मंडित सुवर्ण का एक जव की बाली दरकार है। इसलिए आप उत्तमोत्तम मोतियों को बाजार से संग्रह कर उन्हें सोने में इस प्रकार जड़ें कि देखने में हूबहू जव की बाली ही जान पड़े। सुनार कुछ कालोपरांत एक उत्कृष्ट बाली बना लाया। बीरबल उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे कुछ द्रव्य इनाम में देकर विदा किया। आप उस बाली को लेकर बादशाह के महल की तरफ चला। दरबार में पहुंचते पहुंचते आधा दिन ढल गया। पहरेदारों से अपने आने का संदेशा बादशाह के पास यह भेजा, पृथ्वीनाथ, मैं एक बड़े आवश्यक कार्यवश आपसे मिलने आया हूं। यदि आज्ञा हो तो अंदर आऊं। बादशाह ने आज्ञा देकर बीरबल को दरबार में बुलवा लिया। बीरबल बादशाह के पास पहुंचकर नियम अनुसार सलाम कर बगल में बैठ गया और मोती उसके हाथ में देकर बोला, ग्रीब परवर, यह मोती का बीज एक बाहरी व्यापारी लेकर आया था, जिसे मैंने बड़ी कठिनता से प्राप्त किया है। इसमें एक खासियत यह है कि यदि कोई पाक साफ आदमी इसको अच्छी जमीन में बोएगा तो इसी के समान और बहुत से मोती पैदा होंगे। मैंने देखा कि यह काम सिवा आपके दूसरा कोई न कर सकेगा, अतएव आपकी सेवा में लेकर उपस्थित हुआ हूं। कृपया इसको किसी अच्छी जमीन पर बो दीजिए, आपको आगे चलकर इससे बड़ा लाभ होगा। बादशाह ने उसकी बात मानकर तुरंत आज्ञा दी, बीरबल, इसके योग्य जमीन ढूंढकर सूचना दो। परवाने में यह भी लिखा था कि जिस जमीन को बीरबल इस कार्य के लिए पसंद करेगा, वह चाहे बड़े आलीशान मकानों से ही क्यों न सुशोभित की गई हो, तुरंत साफ करा दी जाएगी। बीरबल की कूब बन आई। उसने अपने पुराने वैरियों के मकानातों को ऑर्डर देकर तुरवा दिया। कितने लोगों ने तो बीरबल के आतंक से बचने के लिए बड़ी बड़ी रकमों की घूसें दी। पहले वह नाक भौं सिकोड़कर लोगों को टरकाता, परंतु जब न मानते और बहुत मिन्नत करते तो किसी से कम और किसी से बेस लेकर उनका मकान छोड़ देता। जब बीरबल को कासी रकम मिल गई तो बड़े बड़े महलों को गिरवाना बंद कर दिया। बाद को गरीबों की झोपड़ियों की चौगुनी कीमत देकर कुछ झोपड़ियां गिरवाकर एक कासी चौरस जमीन बना ली और उसे कूब जोतवाकर उसमें उत्तम प्रकार की खाद डलवा दी। पंक्ति से आवपाशी कराकर उसको भली भांति सिंचवाकर खेत को दुरुस्त करवा लिया। जब बीज बोने के काबिल खेत तैयार हुआ, तब बीरबल ने एक दूत द्वारा बादशाह के पास खबर भेजी, पृथ्वीनाथ, आपका खेत तैयार हो गया है। अब आप सभासदों के सहित पधारकर खेत का मुलाहिजा फरमाएं। बीरबल उस मोती के बीज को लेकर सभा के सन्मुख आया और उसे अकबर को दिखाकर बोला, हुजूर,
इस बीज को बोने वाला कूप पाक साफ मनुष्य होना चाहिए, जिससे दुर्गंधी आती होगी। उसके बोने से बीज से हरगिज मोती नहीं उगेगा। इसलिए जिसके शरीर से कभी वायु न सरती हो वही इसको बोए। आपके दरबार में तो ऐसों की कमी भी नहीं है। किसी एक को आज्ञा दीजिए कि जो इस काम को प्रसन्नता पूर्वक करे। बादशाह अकबर ने एक एक कर अपने सभी उपस्थित सभासदों से पूछा, परंतु किसी ने बीज बोने के लिए हामी न भरी। लगभग हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे, पर सभी ने मना कर दिया। कारण कि यदि कोई यह कहकर कि मुझे हवा नहीं सरती, मोती बोने का साहस करता और कहीं बाद में मोती न उगता, तो उसकी गर्दन मारी जाती। तब बादशाह अकबर ने बीरबल को बीज बोने के लिए कहा। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मुझको वायु सरती है। आपके सामने बहुतेरे लोगों ने इस बात की साक्षी दी है कि उनको वायु नहीं सरती, तो बड़े अफसोस की बात है कि बीज बोने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं होता। श्रीमान को भी वायु नहीं सरती, अतएव अब इस काम को स्वयं आप ही करें तो कितना उत्तम हो। बादशाह ने बीरबल के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मुझे भी तो वायु सरती है। इस संसार में ऐसा एक भी मनुष्य न निकलेगा जिसे वायु न सरती हो। तब बीरबल ने मौका देखकर कहा, पृथ्वीनाथ, जब यही बात है तो बेगम और मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके लिए हम दंडित किए गए। बीरबल की इस युक्ति से बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और बेगम को महल में बुलवाने की आज्ञा दी। बीरबल भी दीवान पद पर नियुक्त किया गया। व्यसनी की लत अकबर और बीरबल की रोचक कहानी है, जिसमें बीरबल की सूक्ष्म बुद्धि और गहरी समझ का परिचय मिलता है। अकबर और बीरबल की दूसरी स्टोरी पढ़ने के लिए यहाँ जाएं। अकबर बीरबल की कहानियाँ। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ नगर में होकर हवाखोरी के लिए निकला था। एक जगह नुक्कड़ पर उसे एक औरत दिखाई पड़ी। वह महाफूहड़ देख पड़ती थी। उसके मोटे मोटे होठों के बीच से दो बड़े बड़े दांत बाहर को झांक रहे थे। नाक से पोटा जारी था। मलिन वस्त्र, खुले बाल और शरीर पर मिट्टी पानी मिश्रित दाग पड़े हुए थे। बात करते समय उस स्त्री के मुंह से थूक बाहर निकला आता था। कहाँ तक कहें, वह सर्वांग फूहड़ थी। राजा की तो बात ही अलग है। उसके हाथ के स्पर्श किए फल तक भी किसी रंग का खाने को जी नहीं चाहता था। वह स्त्री गर्भिणी थी। यह देखकर बादशाह अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बीरबल से बोले, बीरबल, जरा कामदेव का प्रबल प्रभाव तो देखो। जिसके देखने मात्र से घृणा उत्पन्न होती है, उसके साथ रमण करने वाला भला कैसा होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, भूखे को जूठा मीठा नहीं सूझता। निद्रा देवी के आवाहन के समय मुलायम सेज व जमीन का विचार नहीं उठता। उसी प्रकार काम की ज्वाला के सामने भी भले बुरे का परिज्ञान भूल जाता है। उस समय काम से पीड़ित व्यक्ति को न रूप सूझता है न रंग। आपको अन्वेषण करने पर ऐसे बहुतेरे पुरुष मिलेंगे जो देखने में तो बड़े सुंदर और फिटिकबाज होंगे, परंतु ऐसी ऐसी गलीज जगहों में उन्हीं का नंबर निकलता है। अकबर ने कहा, हाँ, तुम्हारा कहना भी सत्य हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे रमण करने वाले की खोज की जाए। मैं उसे देखना चाहता हूं। बीरबल बोला, शायद कुछ देर अगल-बगल के लोगों से पूछताछ करने पर कुछ भेद खुले। ऐसा विचार कर वे वहां से कुछ दूर निकल गए, परंतु बीरबल को उस बात की ही धुन बंधी रही। उसका दिमाग बराबर उसी स्त्री की तरफ लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि एक कामी पुरुष उसके बगल से होकर निकला और उस स्त्री से कुछ संकेत द्वारा कहकर आप आगे निकल गया। वह देखने में किसी उच्च कुल का जान पड़ता था, परंतु स्वभाव से लंपट प्रकट होता था। बीरबल ने उसे बादशाह को दिखाकर कहा, पृथ्वीनाथ, यही पुरुष उस स्त्री का यार जान पड़ता है।
बादशाह अकबर को बीरबल की बातों से आश्चर्य हुआ और वे बोले, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, उसकी तरफ कुछ देर तक ध्यानपूर्वक देखने से आपको स्वयं सिद्ध हो जाएगा। बादशाह ने बीरबल के कहने का अनुसरण किया। वे अनजानों की तरह उसकी दृष्टि बचाकर बराबर उसी तरफ देखते रहे। कुछ कालोपरांत वह लंपट फिर घूम कर आया और अंगुली के संकेत से उसे कुछ कहकर आप अग्रसर हुआ। वह स्त्री भी उसके पीछे चली। कुछ देर के बाद वे दोनों एक गली में मुड़कर इनकी आंखों से ओझल हो गए। यह देखकर बादशाह अकबर का भ्रम मिट गया और उन्हें उस व्यक्ति का लंपट होना निश्चित हो गया, परंतु फिर भी उधर ही दृष्टि अड़ाए रहे। अब ये दोनों आगे बढ़े। बादशाह को बीरबल को परख पर बड़ा आश्चर्य हो रहा था, इसलिए बीरबल को छेड़कर बोले, बीरबल, तुम्हारी परख तो बड़ी सच्ची निकली, परंतु यह तो बताओ कि पहले तुमने उसको कैसे पहचाना था। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यह सब आंखों की खूबियां हैं। हम लोग नगर में निकलते हैं तो बराबर रास्ते में आने जाने वालों की चाल ढाल का निरीक्षण किया करते हैं, जिससे आंखों को मनुष्यों से मिलकर व दूर से देखकर उनके आचरण समझ लेने की शक्ति प्राप्त हो गई है। मैं बहुत देर से बराबर उस लंपट की हरकतों को देख रहा था। पहले जब वह आया तो उसके हाथ पर केवल खैनी थी। चूने की तलाश में अगल बगल की दीवालों को देखता जा रहा था। देवात एक संडास पर ताजा चूना लगाया गया था। उसने झट अंगुलियों से चूना पोंछकर खैनी बनाकर खा लिया। अब आप ही बतलावे कि जो संडास का चूना खैनी में मिलाकर खाने में नहीं हिचकता, उसके लिए यह काम करना कौन सा आश्चर्य है। उसी समय मुझे विदित हो गया कि यह व्यक्ति व्यसनों का सच्चा गुलाम है। अकबर को बीरबल की ऐसी गुप्त पहचान से बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने घर आकर बीरबल को एक जोड़ी दुशाला पारितोषिक दिया। संदीप शाह दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। वे तकनीक के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर कार्यरत हैं। बचपन से ही जिज्ञासु प्रकृति के रहे संदीप तकनीक के नए आयामों को समझने और उनके व्यावहारिक उपयोग को लेकर सदैव उत्सुक रहते हैं। हिंदी पथ के साथ जुड़कर वे तकनीक के माध्यम से हिंदी की उत्तम सामग्री को लोगों तक पहुंचाने के काम में लगे हुए हैं। संदीप का मानना है